गाइस वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आज हम कल के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कल लेक्चर यहीं पे समाप्त हो गया था किसी वजह से। तो हमने कल देखा था कि पॉलन ग्रेन की दो लेयर्स हैं, मतलब एक एंटाइन है और एक्साइन है। एक्साइन हार्ड वाली लेयर है और एंटाइन सॉफ्ट वाली लेयर है। उसका एग्जांपल भी दिया था मैंने कि पल्स टॉफ़ी जो हार्ड पार्ट होता है, जो मैंगो का फ्लेवर देती है, वो अपनी हार्ड पार्ट हो गई पॉलन की एक्साइन, और जो नमक है जो सॉफ्ट पार्ट है वो हो गया अपना एंटाइन। तो आगे हम आज पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन की जो लेयर्स हैं उन दोनों के फंक्शंस, मतलब कैसी होती हैं, एक तरीके से कैसे दिखती हैं और क्या फंक्शन है, या कुछ मतलब और आगे का। ठीक है। तो एंटाइन जो होती है वो अंदर वाली लेयर होती है और ये कॉन्टीन्यूस होती है। हमने देखा है ये ऐसे लगातार है अंदर वाली लेयर, है ना। और जो बाहर वाली है वो डिसकॉन्टीन्यूस है, यानी बीच बीच में से गड्ढे हैं, बीच बीच में पूरी नहीं है। लगातार ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब लगातार ऐसे नहीं है कि ऐसा ऐसा करके कुछ है, लगातार नहीं है। इसमें ऐसे बीच बीच में ऐसे है, ऐसे गड्ढे से हैं, यानी डिसकॉन्टीन्यूस, सीधी भाषा में लगातार नहीं है। ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमारी जो इंटाइन है वो लगातार है, थिन यानी पतली है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई है ये। ठीक है। अपनी एक्साइन है वो डिसकॉन्टीन्यूस है, जो मैंने बता दिया कि लगातार नहीं है, बीच बीच में ऐसी है, बीच बीच गड्ढे से हैं। और हार्ड है, हार्ड मैंने बता दी कि पल्स की टॉफ़ी की तरह हार्ड है। और स्पोरोपोलिन की बनी हुई है। स्पोरोपोलिन क्या होता है कि ये ना एक केमिकल होता है, कह सकते हैं। इस वजह से ये हार्ड लेयर होती है। और ये होता है अपना पॉलन ना, मतलब का पॉलन को फॉसिल भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये डिपॉजिट हो जाते हैं। और इस ये जैसे कि स्पोरोपोलिन की बनी हुई है बाहर वाली लेयर, तो इसको कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि अंदर वाला पॉलन तो सेफ़ है ना, अपना अपना पॉलन सेफ़ है। क्योंकि एक्साइन इतनी हार्ड है, मान लो सख्त, अपना नमक तो सेफ़ है, मतलब इसमें जो नमक है वो फ्लेवर है वो सेफ़ है। क्योंकि बाहर वाली लेयर हार्ड है, बाहर वाली लेयर टूट जाएगी तो अपने नमक, देखा है ना कभी कभी टॉफ़ीज़ में बाहर वाली लेयर टूट जाती है तो नमक बाहर मतलब आ जाता है। एग्जाम्पल, तो इसमें हार्ड लेयर है। स्पोर हार्ड क्यों है? क्योंकि वो स्पोरोपोलिन नाम के केमिकल से बनी हुई है। ठीक है। और ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो कि डिग्रेड नहीं होता है। यानी मान लो बहुत सालों से कोई पॉलन पड़ा हुआ है तो डिग्रेड नहीं होगा, वो धीरे धीरे जाके मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन भाई हिम्मत है, दम है जो टूट जाए? ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं टूटता। ठीक है। तो उसी के रिजल्ट से क्या होता है कि बहुत मतलब ये सारे पॉलेंस कुछ तो स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं, कुछ लैंड नहीं कर पाते हैं, तो पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, और फिर मिल जाते हैं अपनी मिट्टी में। तो जर्म पोर होते हैं वो स्पोरोपोलिन नहीं होती है जर्म पोर्स में, मतलब जहाँ जहाँ पे गड्ढे हैं जिनको हम जर्म पोर बोल रहे हैं, वहाँ वहाँ पे स्पोरोपोलिन की लेयर नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं। सो तो हमने देखा कि अपना जो पॉलन है उसके अंदर दो सेल्स हैं, एक वेजिटेटिव सेल है, एक जेनरेटिव सेल है। जेनरेटिव सेल छोटा है, कम है, वेजिटेटिव सेल बड़ा है, इरेगुलर शेप का है। और जो जेनरेटिव सेल है जो कि छोटा है वो स्पिंडल शेप का है, डेंस साइटोप्लाज्म है। और ये टू सेल स्टेज हो गई। ठीक है। एक वेजिटेटिव सेल हो गया, जेनरेटिव सेल हो गया। तो क्या होता है, जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना वो टू सेल स्टेज में रहते हैं, यानी ये जाएंगे और स्टिग्मा पर जाके लैंड हो जाएंगे और आगे फर्दर इनकी पॉलिनेशन हो जाएगी। लेकिन जो 40% फैमिलीज होती हैं ना उनमें 3 सेल स्टेज होती है। 3 सेल स्टेज में बताती हूँ कैसे होती है। जैसे ये दो सेल हो गए, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल ना आगे जाके माइटोसिस करता है, माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बनाता है जो कि नॉर्मटाइड है। अब कितने सेल हो गए? एक तो वेजिटेटिव सेल हो गया, एक मेल गैमेट, जो जनरेटिव सेल ने माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बनाए, 1 2, तो 2 मेल गैमेट हो गए, तो 3 सेल स्टेज होगी ना। तो यही आगे जाके स्टिग्मा पे जाके लैंड करेंगे, फिर स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब निकलेगी, फिर ओव्यूल तक जाएगी, फिर आगे फर्दर प्रोसेस होगा अपना पॉलिनेशन का। अब है टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि ना
किसी किसी को ना पॉलन से एलर्जी होती है। जैसे होता है ना, किसी किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, तो मान लो कहीं पे धूल मिट्टी है तो खांसियाँ मतलब छींकें आने शुरू हो जाती हैं, खांसियाँ तो नहीं छींकें आने शुरू हो जाती है। तो उसी तरीके से अगर मान लो किसी को ना किसी फ्लावर के पॉलन से एलर्जी है, मान लो आपके दोस्त को फूल दिया, खैर फूल वूल नहीं देना चाहिए लेकिन फिर भी सोच लो दे दिया, मजाक कर रही हूँ। मान लो आपने आपके दोस्त को फूल दिया और उसको मान लो चमेली का फूल दिया आपने उसे, और शायद उसे चमेली के फूल के पॉलन से एलर्जी हो, तो उससे क्या होगा, जैसे वो सूंघेगी ना तो उसको छींकें आना शुरू हो जाएगी और फिर आपके मुँह पे थप्पड़ मार के भाग जाएगी वो। तो क्या है कि उसको छींकें आना शुरू हो जाएगी, उसका फेस रेड हो जाएगा और काफ़ी सारी एलर्जीज हो जाएंगी, मतलब काफ़ी सारी सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। वो खांसने लगेगी, छींकने लगेगी और उसका फेस रेड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ना सारे फ्लावर्स के पॉलन से पॉलन एलर्जी हो जाएगी, नहीं, और किसी किसी से होती है। तो पॉलन एलर्जी, सम स्पीशीज़ pollen grains are potent to cause allergies, coughing, sneezing, redness, bronchial affection etc. तो क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स के पॉलन से एलर्जी हो जाती है, सबसे नहीं होती है। तो क्या होता है, हम जैसे फ्लावर्स को सूंघते हैं तो उसके पॉलन हमारे अंदर चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें छींकें आने लग जाती है, खांसी आने लग जाती है, हमारा चेहरा रेड हो सकता है और मतलब कह सकते हैं सांस लेने में प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसा कुछ कि सूजन सी लगे, फील हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में ये 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि इनके पॉलन से ना हमें एलर्जी हो सकती है, केनोपोडियम, एमेरेंथस और पैरेंथीमियम। ठीक है, तो ऐसा है कि मतलब किसी ज़रूरी नहीं है सबसे ही पॉलन एलर्जी हो, कुछ ऐसे होते हैं पॉलन जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसा होता है कि कुछ फ्लावर्स के तो हमें पॉलन खाने से एनर्जी मिलती है। जैसे आपने देखा होगा एथलीट्स होते हैं, वो ना पॉलन टैबलेट से ऐसे मिलती हैं दवाइयाँ, तो इनकी पॉलन टैबलेट्स बनती है, तो इन पॉलन की ना मतलब टैबलेट्स बनती है, तो वो लेते हैं ना एथलीट, तो उनकी वो ना तेज़ दौड़ने लग जाते हैं, उनकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं कुछ पॉलन्स। ठीक है, और जैसे कुछ मतलब जैसे घोड़ों की रेस होती है, तो कहीं कहीं पे मतलब घोड़ों की रेस होती है, तो घोड़ों को भी वो पॉलन खिलाए जाते हैं ताकि उनमें ज़्यादा एनर्जी आ जाए और वो रेस जीत जाए। फिर है अपना थर्ड टर्मिनोलॉजी, पॉलन बैंक। बैंक, देखो बैंक क्या होता है, जब भी हमारे पास मान लो एक्स्ट्रा पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे आ गए घर में, तो हम ऐसा नहीं है कि सारे पैसे घर में रखते हैं। आपने देखा होगा आपके फादर भी बैंक में पैसे रखते हैं, कुछ जो काम में लेना है उतना पैसा घर में रखते हैं, बाकी सारा मतलब बैंक में रखते हैं। तो हम बैंक में क्यों रखते हैं, ताकि मतलब स्टोर करके रखते हैं एक तरीके से, ताकि जब भी हमें नीड हो तो हम निकाल सकें। तो वैसे ही पॉलन बैंक, यानी पॉलन को मतलब पॉलन को स्टोर करना। जैसे हम पैसे को स्टोर करते हैं कि जब भी ज़्यादा नीड पड़ जाए, एकदम ध्यान मान लो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो हम बैंक में से निकाल के ला सकते हैं। जब नीड नहीं है तब उतना ही यूज़ ले रहे हैं जितने की हमें ज़रूरत है। तो पॉलन ग्रेन्स को रखा जाता है और उसी प्रोसेस को पॉलन बैंक बोलते हैं, और इस पॉलन ग्रेन्स को ना लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। ठीक है, इसी टेम्परेचर पर पॉलन ग्रेन्स को रखा जाता है। फिर है पॉलन वाइबिलिटी। वाइबिलिटी का मतलब है कि वो कितनी क्षमता है उनके अंदर, मतलब कब तक जिंदा रह सकते हैं। कुछ पॉलन्स होते हैं वो कुछ मिनट्स तक मतलब कुछ मिनट तक ही मतलब ज़िंदा रह सकते हैं, और कुछ होते हैं कि ना मतलब कुछ मंथ तक ज़िंदा रह सकते हैं, और कुछ होते हैं कुछ सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो पोएसी का मतलब है, मतलब सॉरी फैमिली पोएसी में जैसे वीट हो गया अपना, तो इसके पॉलन ना सिर्फ 30 मिनट तक ही ज़िंदा रह सकते हैं। अपने गेहूँ का पॉलन हो गया तो 30 मिनट तक ही ज़िंदा रह सकते हैं। और फैमिली सोलेनेसी और रोजेसी और लेग्यूमिनेसी के पॉलन है ना, वो कुछ मंथ्स तक ज़िंदा रह सकते हैं। और हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है कि कौन सा पॉलन है जो मतलब साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन उसमें ये दिया गया है कि कुछ पॉलन से सालों तक भी ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है।